तो एक दिन की बात है, एक आदमी 112 पर पुलिस को कॉल करके सूचना देता है कि मुझे पुलिस की मदद चाहिए। फिर 3 पुलिस वाले पुलिस की 112 वाली गाड़ी पर आते हैं और उसको फ़ोन लगा के कहते हैं, क्या हमारी बात संजय से हो रही है? तो वो आदमी कहता है, जी हाँ, संजय से हो रही है। तो पुलिस वाले कहते हैं, आप कहाँ पर हैं? तो वो बताता है कि मैं अभी एक प्ले स्कूल के बाहर खड़ा हूँ गली में। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप गली के बाहर आइएगा, हमारी गाड़ी को देखकर हाथ हिलाइएगा तो हम लोग रुक जाएँगे। और वो संजय आदमी ऐसा ही करता है। वो पुलिस की गाड़ी को देखकर हाथ हिलाता है, पुलिस वाले रुक जाते हैं। पुलिस वाले 3 लोग रहते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और पूछते हैं उससे कि बताओ भाई, क्या समस्या है? क्यों तुमने पुलिस में कंप्लेन करके हमें यहाँ बुलाया है? तो वो आदमी बताता है कि साहब, मेरी 19 साल की बिटिया है, उसका नाम मनीषा है। वो यहीं प्ले स्कूल में पास में पढ़ाती है और इतना शाम का 7 बज रहा है, वो अभी तक घर नहीं लौटी है। तो ये सब सुन के तीनों पुलिस वाले आपस में बहुत तेज-तेज से हँसने लगते हैं और बोलते हैं कि भाग गई होगी या किसी के साथ घूमने गई होगी, और मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन पिता का गुस्सा देखकर फिर वो शांत हो जाते हैं और थोड़ा सीरियस मोड में बात करने लगते हैं। उसके बाद पुलिस वाले सीरियस होकर पूछते हैं कि बात क्या है? तो वो बताता है कि मेरी बेटी का फ़ोन आया था सुबह और उसने बोला था कि आज आने में मुझे देर हो जाएगी। मुझे यहीं पास के ही कॉलेज से नर्सिंग का फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करके मैं घर आऊँगी, तो देर हो जाएगी। लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई है। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति संजय को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और बोलते हैं, चलो वहाँ कॉलेज के पास। वहाँ वो नर्सिंग कॉलेज के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें 3 लोग बैठे हुए दिखते हैं। 2 लोग थोड़ा नशे की हालत में लग रहे होते हैं और एक थोड़ा-सा सामान्य सा रहता है। पुलिस वाले उससे जाके पूछते हैं और वो आदमी भी वहाँ पर खड़ा रहता है संजय, कि साहब, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? तो वो तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ कोई लड़की-वड़की को नहीं देखा है। तो वो आदमी बोलता है, संजय लड़की का पिता, कि हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। ना तो पुलिस वाले उससे ढंग से सवाल कर पाते हैं, उन दोनों तीनों आदमियों से जो बैठे रहते हैं, ना वो तीनों आदमी ढंग से पुलिस वालों को जवाब देते हैं। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही साफ-साफ देखने को मिलती है। उसके बाद वो आदमी संजय अपने घर चला आता है और अगले ही दिन पूरे प्रदेश में बवाल सा छा जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और मनीषा का नाम सब कोई जान जाता है। तो आखिरकार क्या हुआ था, आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। चैनल पर न्यू हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राइम प्राइम। आज की जो कहानी है वो एक मनीषा नाम की बच्ची की है, जो कि 19 साल की थी और भिवानी है, एक गांव हरियाणा में। उसके पास दाड़ी लक्ष्मण गांव है, वहां पर वो रहती थी। पिता का नाम संजय था और वहीं पास में ही सिंघानी में एक स्कूल था, प्ले स्कूल, वहां पे वो पढ़ाया करती थी। बात है 11 अगस्त 2025 की। वो रोज की तरह पढ़ाने गई थी प्ले स्कूल में बच्चों को और 11:23 पर लगभग अपने पिताजी को फ़ोन करती है और बोलती है कि पिताजी, आज आने में मुझे थोड़ा सा देरी हो जाएगी क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। उसके बाद मनीषा के फ़ोन में कोई एक दूसरा फ़ोन आता है और वो वापस से अपने घर में फ़ोन करती है, लेकिन इस बार उसका फ़ोन उसकी मौसी उठाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि मैंने एक ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया था, वो आया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे रिसीव कर लो। तो उसकी मौसी कह देती है कि डिलीवरी बॉय को बोल दो कि आपके पापा का नाम पूछ ले कहीं भी, तो वो आराम से घर आ जाएगा। तो मनीषा बोलती, ठीक है, मैं उसको बोल देती हूँ। इतनी इनकी बात होती है, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद स्कूल की जब छुट्टी होती है तो जो टेम्पो वाला मनीषा को घर छोड़ता था, मनीषा उससे बोलती, भैया ये रास्ते में 500-700 मीटर में जो है नर्सिंग का कॉलेज पड़ेगा, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे फॉर्म लेना है, उसके बाद मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। तो वो ड्राइवर उसको वहीं पर छोड़ देता है और वो अपना चला जाता है। वो अपने प्ले स्कूल से लगभग 1:58 पर निकली होती है और फिर उसके फ़ोन से उसके पिता को फ़ोन जाता है शाम के 6:26 पर और एक मिस कॉल आती है। जब पिताजी कॉल बैक करते हैं उसके नंबर पर तो कॉल नहीं लगता है, नंबर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ बताता रहता है। तो घर में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि अभी तक आई क्यों नहीं है बेटी। 7 बजते-बजते सब लोग परेशान हो जाते हैं और मनीषा का फ़ोन लगाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं और ढूँढते रहते हैं। उसके बाद फाइनली 112 पर कंप्लेन की जाती है और 3 पुलिस वाले आते हैं। पुलिस का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो तो सीधे ही यही कह देते हैं कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या कहीं चली गई होगी, आना होगा तो आ जाएगी। लेकिन जब परिवार वालों का गुस्सा देखते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। 3 पुलिस वाले आए रहे होते हैं, जाते हैं, थोड़ा बहुत जाँच-पड़ताल करते हैं, नाम मात्र की पूछताछ करते हैं, सीरियस बिल्कुल नहीं लेते हैं। अगर पुलिस ने सीरियस लिया होता मैटर तो बात शायद कुछ और होती। और यही करते-करते रात के 10:30 बज जाते हैं और वो बोल देते हैं कि आपके पास में, जो सबसे पास में थाना है लोहारू, आपको वहाँ पर कंप्लेन लिखानी होगी। और फिर घर में रात को ये होता है कि रात तो बहुत हो गई है, घर के सारे परिजन, आस-पास के लोग इकट्ठा होके कहते हैं कि रात भर और इंतज़ार कर लेते हैं, सुबह चलेंगे कंप्लेन करने। सुबह पूरे परिवार, चाचा वगैरह, लड़की के भाई वगैरह सब लोग जाते हैं लोहारू पुलिस स्टेशन पे, जो वहाँ पे सबसे पास का थाना था। वहाँ पर जाके कंप्लेन लिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें सुबह 8:30 से रात के 9 बज जाते हैं और रात के 9 बजे किसी तरह जाके उनकी एफआईआर दर्ज होती है और एक एएसआई को उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है कि जाँच करो इस मैटर की। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जाँच नहीं करती है। वहाँ पर भी उसको
थाने में भी पुलिस वाले यही कहते हैं कि भाग गई होगी, पिकनिक मनाने चली हो गई किसी के साथ, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आ जाएगी। ये सब बातें सुन के तो पिता का दिमाग ही खराब हो जाता है भाई, कि मैं पुलिस से मदद मांगने आया हूँ, पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या। इसी बीच वो वापस घर लौट आता है, खुद से इन्वेस्टिगेट करने लगता है, प्ले स्कूल जाता है और वहाँ से सीसीटीवी की मांग करता है। वो प्ले स्कूल वाले भी उसको टहला देते हैं, ठेंगा दिखा देते हैं कि अभी बड़े अधिकारी आए नहीं हैं, और देखते हैं, काम करते हैं, ये वो। 13 तारीख भी इस तरह निकल जाती है, मतलब 2 दिन पूरे निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वही लोहारो गाँव के बगल में एक नहर है, वहाँ पर लोगों को स्थानीय लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है लड़की की। पुलिस को सूचना करते हैं, तो जो ये केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जी रहती हैं, वो इनको फ़ोन करती हैं लड़की के पिताजी को कि आइए देख लीजिए, कहीं ये बॉडी आपकी लड़की की तो नहीं है। तो परिवार तो एकदम सन्न पड़ जाता है ये खबर सुन के, और रोते-रोते पूरा परिवार पहुँचता है देखने। तो डेड बॉडी के कपड़े के आधार पर डेड बॉडी की पहचान की जाती है कि हाँ, वो मनीषा ही है। और मतलब जिस रूप में मनीषा मिली थी, उसको तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो किस रूप में मिली होगी। मतलब जिन-जिन ने उसको अपनी आँखों से देखा, इनफैक्ट उसकी आँखें निकली हुई थी, उसकी फूड पाइप, उसकी विंड पाइप बाहर निकली हुई थी। उसके गले में एक ऐसा चाँद जैसा निशान बना हुआ था, जो कि लगभग 29 सेंटीमीटर लंबा था और 16 सेंटीमीटर चौड़ा था लगभग। और ये सब देख के गाँव वालों के दिमाग खराब हो जाते हैं, लोगों की भीड़ एक ब एक आने लगती है, और घर वाले लाश की पहचान कर लेते हैं कि ये मनीषा ही है, कपड़े के आधार पर। उसके बाद भिवानी के सरकारी हॉस्पिटल में ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम जब तक हो रहा होता है, तब तक ये बात जो है गाँव में पूरी आग की तरह फैल चुकी होती है कि मनीषा बिटिया की बॉडी ऐसी-ऐसी हालत में मिली, और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। 14 तारीख की सुबह से ही पब्लिक पूरी इकट्ठा हो जाती है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, और परिवार मना कर देता है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। और वहाँ पर उनके समर्थन में पूरा गांव और पूरा प्रदेश इकट्ठा होने लगता है। और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हंगामा बढ़ने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, तब थोड़ा प्रशासन की आंखें खुलती हैं। मुख्यमंत्री को भी स्टेटमेंट देना पड़ता है यहाँ पर, और फटाफट जल्दी से जो ये पुलिस की छीछलेदर हुई थी उसको समेटने की कोशिश की जाती है। एसपी का ट्रांसफ़र किया जाता है तुरंत, एसएचओ को लाइन हाजिर किया जाता है, एएसआई को सस्पेंड किया जाता है, वो जो 3 पुलिस वाले गए थे। इस तरह के छोटे-मोटे एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन इन सबसे अब कुछ होने वाला नहीं था। किसी ने अपनी बेटी खोई थी, ये सब एक्शन से उसकी बेटी वापस लौट के नहीं आ सकती। ये सब एक्शन तो रिवर्स भी हो जाते हैं, सबको चार्ज मिल जाता है। ट्रांसफ़र होना, चार्ज होना, लाइन हाजिर होना, ये कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं है, और पब्लिक वहाँ हंगामा काटने लगती है। धीरे-धीरे 2 दिन और बीत जाते हैं, सब लोग आश्वासन देते हैं कि जाँच अच्छे से चल रही है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं चल रही होती है, और परिवार तो साफ मना कर देता है कि हम बॉडी लेंगे ही नहीं। फिर जब प्रशासन दोबारा से एक्टिव होता है, तो बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है रोहतक के पीजीआई में, और तब पता चलता है कि शायद लड़की को किसी जानवर ने नोचा है, उसको काटने की कोशिश की है, लेकिन परिवार वाले ये सब मानने को तैयार नहीं होते हैं। 12 तारीख की सुबह से ही ये एक जो लेटर था, वो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलने लगा। कुछ लोगों ने मतलब कुछ बयान आया कि बेटी मनीषा ने 600 एमएल 700 एमएल का लगभग कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जो ये इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं, जहर मान लो, वो खरीदा था कोई दुकान से। और फिर एक सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तेज़ी से एक लेटर वायरल होने लगा। उस लेटर पे कुछ यूँ लिखा था, वो इंग्लिश में लिखा था, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा उसका समरी टाइप बता देता हूँ कि सॉरी मम्मी-पापा, आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा पालन-पोषण किया, मुझे हमेशा अच्छी ज़िंदगी दी, और मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, ना मेरी कोई गलती थी, और मैं समाज को सोच-सोच के कि मैं कैसे फेस करूँगी, और मतलब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं कभी ऐसा करना नहीं चाहती थी। ऐसा कर के 3, 4, 5 बातें उसमें लिखी थी। अब ये तो कन्फर्म नहीं था कि ये लेटर उस लड़की ने लिखा है कि नहीं लिखा, ये तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब फॉरेंसिक वगैरह वाले जब मैच करते हैं तभी पता चलने वाला था। और ये लेटर तेज़ी से सोशल मीडिया और हर जगह न्यूज़ मीडिया में वायरल। अब पुलिस जो है ज़ोर-शोर से, वो जिस खेत में उसकी लाश मिली थी नहर के पास में, वहाँ पे जानवर के साक्ष्य ढूँढने में लग जाती है कि कोई जानवर का मिल जाए प्रूफ कि जानवर ने इसको काट खाया, वो भी कुछ नहीं मिलता उनको प्रूफ, है ना? इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर 11 को लापता हुई थी, 13 को डेड बॉडी मिली, तो 2 दिन तक किसी को बॉडी दिखी क्यों नहीं, है ना? या तो ये मैटर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये लेटर की सच्चाई, क्योंकि वो जो लेटर की फ़ोटो जारी की जा रही है वो फ़ोटोकॉपी है, तो उसका ओरिजिनल कहाँ है? तो ये सब डाइवर्ट करने की चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है, केस को बहुत घुमाने की कोशिश की जा रही थी। पब्लिक बहुत इकट्ठा होती जा रही थी, विपक्ष के काफ़ी नेता इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को कि हुआ क्या है? लेकिन हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकल कर सामने आती हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी मदद मिल सकती है।
अभी तक इस मैटर में कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोनों जो रिपोर्टें हैं दोनों हॉस्पिटल्स की, रोहतक वाले और पुराने वाले हॉस्पिटल की, पीजीआई की, और उसकी मैच की जा रही है। कुछ लार वगैरह उसकी बॉडी में मिला था, उसकी भी डीएनए जांच की जा रही है और हर चीज़ फॉरेंसिक लैब भेजी गई है। अभी तक रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आएंगी तो बहुत बड़े-बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। नेता लोग भी बच के काफ़ी धरना दे के बैठे रहे कि इसका सच सुनवाओ, और जो गाँव वालों से रिव्यू लिए गए तो सबने बताया कि बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है, कोई मतलब पूरा गाँव उस बच्ची को पसंद करता था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? तो अब ये सब चीज़ें हैं जो आने वाले समय में पता चलेंगी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों के आस-पास भी अगर कभी भी ऐसी हरकत हो तो आप लोग जागरूक रहें, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।